नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार। पहले बिना देर की एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। लैंड फॉर जॉब मामले में लालू परिवार को कोर्ट का अल्टीमेटम। 1 फरवरी से 15 फरवरी के बीच होना होगा मौजूद। 9 मार्च से मामले पर रोजाना होगी सुनवाई। विपक्ष ने साधा निशाना। सुप्रीम कोर्ट में आज हुई यूजीसी को लेकर हुई सुनवाई। एससी ने दिया बड़ा आदेश, कानून पर लगाई रोक। केंद्र सरकार को नोटिस जारी, 19 फरवरी तक देना होगा जवाब। उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के पीएसओ को भी दी गई मुखाग्नि। 2009 बैच के कर्तव्यनिष्ठ सिपाही थे विदीप जाधव। सहरसा में एससी एसटी योजनाओं की समीक्षा। छात्रावास विद्यालयों में सभी सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश। 720 बेड छात्रावास की मंजूरी। काकीनाडा के काठीपुड़ी इलाके में सुबह तड़के सड़क हादसा। कंटेनर ट्रक और दूसरा ट्रक आपस में टकराए, तुरंत लगी आग। नेशनल हाईवे पर हादसे की घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई। लैंड फॉर जॉब्स मामले में लालू परिवार को कोर्ट ने अल्टीमेटम दे दिया है कि 1 फरवरी से 15 फरवरी के बीच उनको उपस्थित होकर अपना पक्ष रखना पड़ेगा और 9 मार्च से इस पूरे मामले पर रोजाना सुनवाई होने वाली है। इसको लेकर बिहार में अब सियासत शुरू हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री और विधायक जीवेश मिश्रा ने कहा कि लालू परिवार ने हमेशा पद का गलत इस्तेमाल किया है, हमेशा अपनी भलाई कैसे हो इसको लेकर काम किया है। तो कोर्ट ने जवाब मांगा है, उन्हें जवाब देना होगा। गोस्वामी जी ने 15वीं सदी में ही लिख दिया था कि जैसी करनी वैसी भरनी। यहाँ उनका ये भी कहना था कि जल्द ही इस पूरे मामले पर दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। दूसरी तरफ जनता दल यूनाइटेड के पूर्व मंत्री और विधायक भगवान सिंह कुशवाहा ने भी बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि कोर्ट का आदेश है तो मानना ही पड़ेगा। मैंने कहा आपसे कि लालू परिवार ने जिस प्रकार का गुनाह किया है, जिस प्रकार का पाप किया है, हमेशा पद के साथ दुरुपयोग, पद का दुरुपयोग, पद के लिए दुरुपयोग, परिवार के लिए उसका दुरुपयोग। और जो गरीब आदमी था, 2 कट्ठा 4 कट्ठा 10 कट्ठा ज़मीन वाले लोग, उनका ज़मीन अपने परिवार, अपने परिजनों के नाम करवा करके उनको नौकरी देने का काम, ये जो पाप किया है उन्होंने, इसकी घड़ा भर चुकी है। और आप देख रहे हैं कि कोर्ट भी कहीं न कहीं अब तेज़ी के साथ इसको जजमेंट के तरफ ले जाना चाहता है। उसका परिणाम है जो उनको कोर्ट में लगातार उपस्थिति देने के लिए कहा गया है। हम समझते हैं कि कोर्ट अपना न्याय करेगी, लेकिन गोस्वामी जी ने 15वीं सदी में लिख दिया था कि जस करनी तस भोगहु ताता। लालू जी ने जो पाप किया है, लोगों के साथ छल किया है, प्रपंच किया है, गरीबों को ठगने का काम किया है, उसकी सज़ा कहीं न कहीं ईश्वर के दरबार में भी होगा। और हिंदुस्तान का तो कोर्ट ही मुकर्रर कर देती है, बहुत जल्द न्याय होने वाला है। कोर्ट के आदेश है तो मानना ही नहीं पड़ेगा। और कोर्ट के डिसीजन और कोर्ट के आदेश के आलोक में जिस पर भी आरोप तय हो रहा है उसको फेथ करना होगा। उस परिवार के सदस्य है तो दूर किसे है। मैं समझता हूं कि बड़ा ही दुर्भाग्य मामले। पैसा लेकर के नौकरी देना, पैसे के बल पर, जमीन के बल पर नौकरी बांट रहे हैं राबड़ी की तरह। हमारे जैसे व्यक्ति इस चीज को पसंद नहीं। सुप्रीम कोर्ट में आज हुई यूजीसी को लेकर सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश देते हुए इस पूरे मामले में न सिर्फ कानून पर फिलहाल रोक लगा दी है, बल्कि केंद्र सरकार को नोटिस जारी करके 19 फरवरी तक जवाब तलब करने के लिए कहा है। इस मामले में वकील विष्णु जैन का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि पुराने प्रावधानों और हर पहलू को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून पर रोक लगा दी है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यूजीसी का मामला लगातार बढ़ता चला जा रहा था, जिसमें सवर्ण छात्रों का आरोप था कि इससे हो सकता है आगे चलकर उनके साथ भेदभाव हो या उनके खिलाफ गलत तरीके से इस कानून का इस्तेमाल करके कोई ना कोई निर्णय लिया जाए, कोई ना कोई फैसला लिया जाए, जिसको लेकर याचिका दायर की गई थी सुप्रीम कोर्ट में। और अब इस मामले पर बड़ा फैसला कहा जा सकता है सुप्रीम कोर्ट का आया है। पहले आपको सुनाते हैं कि विष्णु शंकर जैन ने क्या कुछ कहा है, उसके बाद ज्यादा जानकारी लेंगे हमारे संवाददाता दीपक से, मगर उससे पहले सुनिए विष्णु शंकर जैन का बयान।
क्या चीफ जस्टिस ने ये भी कहा कि ये कानून जो है वो भेदभाव पैदा कर सकते हैं समाज बिल्कुल में? फर्दर डिवीजन क्रिएट कर सकते हैं। इसलिए आज इस मामले की सुनवाई हुई। राहुल देवान की तरफ से याचिका दायर की गई थी। संजय दीक्षित, अनुभव पांडे, रूबल पटलिया और भी लोगों ने याचिका दायर की थी। और हमारी मांग थी कि जो इसमें कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन की परिभाषा है वो सोसाइटी को और डिवाइड करेगी। और इसीलिए आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सारे पक्षों को सुनने के बाद सॉलिसिटर जनरल को सुनने के बाद आज इस रेगुलेशन पे रोक लगाई। याचिका में आपने ये भी कहा था कि किस तरीके से जो आपने सेक्शन 8 डाल दिया, SC/ST एक्ट है और आपने एक नया रास्ता खोल दिया है मुकदमेबाजी का। बिल्कुल, क्योंकि देखिए इससे क्या है, सोसाइटी में और फर्दर डिवीजन होगा। और इसीलिए आज सारे पक्षों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी रेगुलेशंस पे रोक लगा दी है और अपनी पावर्स अंडर आर्टिकल 142 को एक्सरसाइज करते हुए जो 2012 के रेगुलेशंस के उसको इन ऑपरेशन किया। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे दुरुपयोग होने की बहुत ज्यादा संभावना बढ़ गई थी। बहुत ज्यादा संभावना बढ़ गई थी। और देखिए हमारा कोर्ट के सामने सबमिशन यही था कि कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को परिभाषित किया गया है और कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन में आपने एक्सक्लूड कर दिया है जनरल कैटेगरी को। और आप ये प्रेज्यूम कर रहे हैं कि एक वर्ग ही ऑपरेसर होगा और दूसरा वर्ग ऑप्रेस्ड होगा। और जिस तरह की घटनाएं विश्वविद्यालयों में आई उसको लेकर क्या उदाहरण दिया गया, क्योंकि हमने देखा कि जनरल कास्ट के खिलाफ भी एक हेटफुल कैंपेन चलाया जाता है। देखिए हमें इस बात को समझना है कि बहुत ही सेंसिटिव इशू है और इसको एक लीगल एंगल से, लीगल दृष्टिकोण से हमें देखना है। उसी लीगल दृष्टिकोण से हम इस मामले की पैरवी कर रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है, मैं आपको जिसमें बता दूं कि आज यूजीसी रेगुलेशंस को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी, जो नए नियम लाए गए हैं। और सेक्शन 3(1)(c) को चुनौती दी गई थी जो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को डिफाइन करता है। सेक्शन 3(e) को डिस्क्रिमिनेशन की प्रोविजंस ऑलरेडी हैं। सेक्शन 8(1)(b) और 8(1)(e) को भी डिफाइन, उनको चैलेंज किया गया था। और जब ये सारी बातें सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी गई, सारे पक्षों को सुनने के बाद, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया को सुनने के बाद, इंदिरा जयसिंह को सुनने के बाद और हमारे पक्षकारों को सुनने के बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आज यूजीसी रेगुलेशंस जो नए नियम लाए गए हैं उन पे पूर्णतः रोक लगा दी, उनको अभ्यास में रख दिया है और जो पूर्व के यूजीसी रेगुलेशंस 2012 थे उनको प्रभावी किया। तो ये थे विष्णु शंकर जैन, जिनका बयान सामने आया और जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि हर पहलू को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट इस बड़े निर्णय पर पहुंचा है। इस पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं दीपक कुशवाहा, ज्यादा जानकारी लेंगे। दीपक, ये एक तो बहुत ही अहम मैटर था, बहुत ही अहम मामला था और उस पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये कहा जाना कि जो चीज कही जा रही है इस कानून के जरिए वो क्लियर नहीं हो पाई है और उसके बाद ये बड़ा फैसला सुना दिया जाता है या बड़ा आदेश दे दिया जाता है कि फिलहाल रोक लगेगी और केंद्र सरकार को इस पर जवाब देना होगा। ये अपने आप में चौंकाने वाला विषय। दीपक, बिल्कुल जयंती, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो आज इस पूरे मामले को लेकर आज सुनवाई की गई और इस पूरे मामले को लेकर जो है सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया जिसमें यूजीसी रेगुलेशन के ऊपर पूरी तरीके से रोक लगा दी है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में आज 3 याचिका जो है वो लगाई गई थी यूजीसी को लेकर और लगातार स्वर्ण समाज में इस पूरे बिल को लेकर एक बड़ा विरोध था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज कुछ मुख्य टिप्पणी करी है, उस मुख्य टिप्पणी पर मैं आपकी नज़र दौड़ाना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले ये कहा कि अगर कोई छात्र साउथ से आता है और नॉर्थ में पढ़ता है और या नॉर्थ का छात्र जो है साउथ में पढ़ता है और उसके साथ अगर भेदभाव जैसी कोई चीज़ें होती है या फिर उसके साथ दूसरे कोई अन्य प्रकरण अगर होते हैं तो उसके बाद जो है क्या प्रावधान है इस बिल के अंदर, कैसे आप इस चीज़ को संतुष्ट करेंगे कि उसके साथ वो चीज़ें नहीं हुई हो। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आज सवाल जो है वो वकील से पूछे हैं। उसके बाद दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें यह भी कहा गया है कि जस्टिस बागची की तरफ से कि अगर जो ये कानून है इसमें हम इस चीज़ को जरूर देखेंगे कि यूएस जैसे हालात भारत के अंदर ना बने कि काले छात्रों को अलग जगह दी जा रही है, गोरों को अलग दी जा रही है, यानी अलग अलग स्कूल में अलग अलग पढ़ाई हो रही है। ऐसे हालात भारत के अंदर ना बने, इसको लेकर भी हमको देखना होगा। तीसरी सबसे बड़ी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने तुषार मेहता को यह भी कहा है कि एक कमेटी का गठन किया जाना चाहिए ताकि इस पूरे बिल को लेकर एक स्पष्टीकरण बने और भेदभाव जैसे जो मामले हैं वो ना हो सके, इस पर सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। और चौथी सबसे बड़ी बात यह है कि केंद्र सरकार को जो है तलब किया गया है, नोटिस जारी किया गया है केंद्र सरकार को और 19
फरवरी तक जो है जवाब दाखिल करने की बात जो है केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो ये 4 मुख्य टिप्पणी थी जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने आज अपनी बातें रखी। हालांकि याचिकाकर्ता की तरफ से विष्णु शंकर जैन ने तमाम दलीलें रखी। अगर उन्होंने साफ तौर पे ये कहा कि अगर ये बिल के अंदर प्रावधान नहीं होते हैं, स्वर्णों का ध्यान नहीं रखा जाता है, तो सीधे तौर पर यह मौलिक अधिकारों का हनन होगा। यानी आर्टिकल 14 का उन्होंने हवाला दिया और साफ तौर पर कहा कि इस पे सुप्रीम कोर्ट को अपनी नजर बनानी चाहिए और केंद्र सरकार से इसके बारे में जवाब भी मांगना चाहिए। और लगातार विष्णु जैन यही कह रहे थे कि इस पूरे बिल पर रोक लगनी चाहिए और आखिरकार में जब तक केंद्र सरकार जवाब दाखिल नहीं करती है तब तक जो है सुप्रीम कोर्ट ने इस बिल को लेकर पूरी तरीके से जो है वो रोक लगा दी है। तो इस मामले को लेकर खासतौर पर यूजीसी को लेकर एक बड़ी राहत जरूर जो है स्वर्ण समाज को मिला है। लेकिन जब 19 फरवरी को जब केंद्र सरकार जब इस पूरे मामले में अपनी जवाब दाखिल करेंगे, उसके बाद जो है इस पर दोबारा सुनवाई होगी और तब सुप्रीम कोर्ट चीजें क्या तय करता तब देखने वाली बात होगी। जयंती जी, क्या ये लगता है दीपक की हो सकता है आगे चलकर पूरी तरीके से इस कानून पर रोक लग जाए? क्योंकि अगर इस बात का जिक्र किया गया है कि कमेटी बनाई जानी चाहिए और कमेटी में वो एक प्रतिनिधि मौजूद रहना चाहिए, जो सवाल इससे पहले भी उठ रहे थे कि आगे चलकर अगर इस कानून के तहत कोई कमेटी बनती है और उसमें किसी भी सवर्ण प्रतिनिधि को शामिल नहीं किया जाता है तो क्या वो भेदभावपूर्ण नहीं होगा? क्या ये हो सकता है कि आगे चलकर कमेटी को लेकर जो निर्देश दिए गए हैं अगर वो पूरे हो जाते हैं तो कानून लागू रहे? दीपक, देखिए जयंती, स्वर्ण समाज में इसी चीज का विरोध है। स्वर्ण समाज सीधे तौर पर यह कह रहा है कि अगर आप समानता का भाव अगर आप इस बिल के तहत अगर लाना चाहते थे तो सिर्फ SC ST OBC का ही ख्याल आपने रखा। जो जनरल कास्ट है, स्वर्ण कास्ट है, उनका भी आपको पूरी तरीके से ध्यान रखना चाहिए था। यानी साफ तौर पे देखिए, एक बात को आपको समझना होगा कि यदि अगर SC ST OBC के जो समाज से जो लोग आते हैं वो सीधे तौर पर यह आरोप लगा सकते हैं कि जो जनरल कास्ट के जो लोग हैं उन्होंने गलत तरीके से टिप्पणी जो है उनके कास्ट को लेकर, उनके नाम को लेकर करी है। और उसके बाद एक प्रावधान है कि तुरंत जो है तत्काल प्रभाव से उसकी गिरफ्तारी भी होती है। लेकिन अगर गिरफ्तारी के बाद जब अगर उस पर दोष सिद्ध नहीं होते हैं उसके बाद जो कि उसका क्या प्रावधान है, इस पे कोई नियम नहीं है। यानी जो वो जितने दिनों तक वो मेंटली टॉर्चर होता है, हरासमेंट जो मिलती है, उसके बारे में स्वर्ण समाज खासा नाराज है कि इसको लेकर भी प्रावधान होना चाहिए, इसको लेकर भी सरकार को सोचना चाहिए। और यही कारण था कि सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका भी लगाई गई। 2012 का ये बिल है और उसके अंदर जो बदलाव किए गए थे उन बदलावों को 2026 में बदलाव किए गए केंद्र सरकार के द्वारा। और यही कारण है कि पूरे भारतवर्ष में इस बिल को लेकर एक बड़ा विरोध जो है स्वर्ण समाज के अंदर है। आप ये समझिए कि सिर्फ जो क्षेत्रीय तौर पर भी जो है विरोध नहीं देखा जा रहा है, बल्कि राजनीतिक पार्टियों के अंदर भी, खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ी पार्टी है, उन पार्टियों के नेताओं के भीतर भी इस बिल को लेकर एक बड़ा विरोध है कि आखिरकार स्वर्ण समाज को इससे अछूता क्यों रखा गया। और यही कारण है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने जब आज अपनी टिप्पणी करी तो सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर यह कहा कि पहली नजर में अगर देखा जाए इस बिल को तो इसमें स्पष्टीकरण कहीं से भी नहीं दिखता है, भाषा का स्पष्टीकरण नहीं है। और ये टीम गठन होनी चाहिए और उस टीम के गठन के अंदर जो है एक विशेषज्ञों की टीम होनी चाहिए जो कि ये बिल्कुल क्लियर करे कि इस बिल के अंदर जो भाषा का प्रयोग किया गया है वो कितना संतुष्टजनक है। ये एक सबसे बड़ी टिप्पणी है जयंती सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। और जो अलग जो लगातार जो उन्होंने टिप्पणियां करी, इस पर भी गौर फरमाना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने तमाम जो बातें रखी वो बातें, सरकार लगातार ये कह रही थी हम भेदभाव को खत्म करना चाहते हैं, लेकिन आज जो दलीलें सुप्रीम कोर्ट में पेश हुई, ये दोनों दलीलों के बीच में बहुत बड़ा अंतर आपको जरूर नजर आएगा। और यही कारण है कि जब 19 फरवरी को केंद्र सरकार जब इन पूरे प्रकरण को लेकर जब जवाब दाखिल करेगी, तब केंद्र सरकार की तरफ से क्या क्या बातें रखी जाएगी तब देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस बिल पर रोक लगा दी गई है और 19 फरवरी का भी इंतजार है जब केंद्र सरकार जो है इन पूरे मामले पे अपना जवाब दाखिल करेगी। जयंती जी, बहुत बहुत धन्यवाद दीपक इस पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए। तो जाहिर है सुप्रीम कोर्ट में ये बड़ा मामला जो है अभी फिलहाल इस पर सुनवाई हो रही थी और अब इस पर जो आदेश है वो दिया गया है केंद्र सरकार को। 19 फरवरी तक का समय दिया गया है। देखने वाली बात ये होगी कि 19 फरवरी को जब सरकार अपना हलफनामा दाखिल करती है या जवाब दाखिल करती है तो सरकार की तरफ से क्या कुछ कहा जाता है और क्या कुछ नहीं।
मुंबई पुलिस दल के 2009 बैच के कर्तव्यनिष्ठ सिपाही और माननीय उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के पीएसओ विटावा निवासी तरड गांव के सुपुत्र विदीप जाधव का विमान दुर्घटना में हुआ असामयिक निधन समाज के लिए एक बड़ी क्षति माना जा रहा है। उनसे जुड़े लोगों के लिए, उनसे जुड़े समर्थकों के लिए या उनके प्रियजनों के लिए एक बड़ी क्षति माना जा रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मंगलवार को बारामती में एक प्लेन क्रैश में अजीत पवार समेत कई लोगों का निधन हुआ और उसमें विदीप जाधव भी एक थे, जो बहुत करीबी माने जाते थे अजीत पवार के। कर्तव्य, अनुशासन और निष्ठा के प्रतीक माने जाते रहे विदीप जाधव, जिनके निधन से न सिर्फ उनके प्रियजनों बल्कि पुलिस विभाग के भी मित्रों और गांव में शोक की लहर जो है वो दौड़ पड़ी है। इस दुखद अवसर पर अभिजीत अंकुश पवार ने उपस्थित रहकर दिवंगत आत्मा को भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी। उनका विधि विधान से अंतिम संस्कार किया गया। अंतिम संस्कार के वक्त जितने भी गांववासी थे, उनके चाहने वाले थे या उनको जानने वाले थे, वो सभी इस मौके पर मौजूद रहे। जाहिर है उनको सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। इस वक्त ये जो प्लेन क्रैश हुआ, इसको लेकर बारामती हो चाहे सातारा हो जहां से विदीप जाधव आते थे, चाहे फिर वो ठाणे हो या वो सारी जगहें जहां से वो लोग आते थे जो इस प्लेन क्रैश में जिनका निधन हुआ है, उन तमाम जगहों पर फिलहाल शोक का माहौल व्याप्त है। सहरसा पहुंचे मंत्री लखेंद्र कुमार रोशन ने परिसदन में प्रमंडलीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग की समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने अलग अलग योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए लंबित कार्यों को शीघ्र पूरा करने के सख्त निर्देश दिए। बैठक के बाद मंत्री ने अंबेडकर चौक पहुंचकर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। SC ST समाज के बच्चों के लिए आवासीय विद्यालय, छात्रावास में भोजन, आवास, किताब, इन सभी आवश्यक सुविधाओं को लेकर उन्होंने बैठक की और आगे चलकर कैसे इन तमाम चीज़ों का ध्यान रखा जा सकता है उस पर अपने विचार व्यक्त किए। में हमारे विभाग का SC ST वेलफेयर डिपार्टमेंट का प्रमंडलीय बैठक थी और सहरसा नहीं पूरे बिहार के सभी प्रमंडल में हमारा बैठक चल रहा है। उसी कड़ी में सहरसा आना पड़ा और सहरसा में यहाँ का DM SP और अपने विभाग के डिप्टी डायरेक्टर, DWO, BWO और संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक चली है। पूरी विभाग के द्वारा जो विकास की कार्य की जा रही है उसकी समीक्षा, बिहार सरकार के द्वारा जितने ही योजनाओं, जनहित में जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ आम जनता को कैसे मिले, उसकी समीक्षा सारा विभाग की समीक्षा की जा रही है। उसी कड़ी में सहरसा में भी प्रमंडल आंध्र प्रदेश के काकीनाडा जिले में एक भयानक सड़क हादसा हुआ है जिसमें 2 ट्रक आपस में भीषण तौर पर टकरा गए, दोनों में आग लग गई। इस घटना में एक कंटेनर ट्रक का चालक जिंदा जल गया। घटना का पूरा दृश्य, पूरी तस्वीर नेशनल हाईवे पर लगे CCTV कैमरे में कैद हो गया। जानकारी की माने तो काटीपुड़ी इलाके में नेशनल हाईवे पर यह हादसा तब हुआ जब एक ट्रक ने अचानक यू-टर्न लिया, जिसके चलते विजयवाड़ा की ओर जा रहे कंटेनर ट्रक ने उसे टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही दोनों ट्रकों में भीषण आग फैल गई। खासकर कंटेनर के आगे के हिस्से में पुलिस ने मामले की जांच फिलहाल शुरू कर दी है। तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले के नरसिंगी सर्विस रोड पर एक कार में अचानक आग लग गई, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। कार चालक अश्विन अपनी गाड़ी चला रहे थे जब कार रुक गई और आग की लपटें उठने लगी। उन्होंने तुरंत कार से बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। स्थानीय लोगों ने दमकल विभाग को सूचित किया, जिसने मौके पर पहुंचकर किसी तरह आग पर काबू पाया, लेकिन कुछ मिनटों में पूरी तरह कार आग की चपेट में आ गई। हैदराबाद की मीर आलम झील में फंसे 9 मजदूरों, इंजीनियरों को हैदराबाद आपात प्रतिक्रिया और संपत्ति संरक्षण एजेंसी ने बचा लिया। ये लोग रविवार को मीर आलम टैंक पर प्रस्तावित पुल के लिए मिट्टी परीक्षण कर रहे थे, लेकिन नाव का इंजन खत्म होने के कारण झील में फंस गए थे। शिवसेना नेता संजय राउत ने अहमदाबाद में हुए कथित विमान हादसे को लेकर सवाल उठाते हुए जांच की मांग की। उन्होंने कहा कि क्या इस हादसे की कोई जांच हुई है और जनता के सामने क्या इसके तथ्य और सच्चाई सामने आएगा। राउत ने कहा, इस घटना से महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि पूरे देश सदमे में है
और ऐसे हादसे की परिस्थितियों पर जवाबदेही तय होनी चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि जनता को ये जानने का अधिकार है कि आखिर ये कैसे हुआ। हाँ कि अब तक इतने एक्सीडेंट हो गया है चार्टर्ड फ्लाइट के या कमर्शियल फ्लाइट के। अहमदाबाद में इतना बड़ा हादसा हो गया, क्या हो गया? इन्वेस्टिगेशन कोई कुछ सामने आया है? इतना बड़ा हादसा, गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी का उसमें निधन हो गया। हाँ, इन्वेस्टिगेशन के लिए एक टीम बनाई गई, डीजीसीए ने एक टीम बनाई, क्या हो गया आगे? चार्टर्ड फ्लाइट के इतने हादसे हो गए, इतने लोग मारे गए। हाँ, डीजीसीए हर बार इन्वेस्टिगेशन की घोषणा करती है, क्या हो गया? हमारे सामने कुछ तथ्य और सत्य तो आना चाहिए जनता के सामने। अजित पवार जैसा एक कद्दावर नेता, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम, लोकप्रिय नेता, कल इस प्रकार से विमान हादसे में उनका देहांत हो गया, उनका निधन हो गया। महाराष्ट्र नहीं, पूरा देश सदमे में है। मैंने ये कहा कि अब तक इतने एक्सीडेंट हो गया है चार्टर्ड फ्लाइट के। सूरत शहर के पिपलोद क्षेत्र में वीआर मॉल के सामने आयोजित इंटरनेशनल सर्कस फेस्टिवल इन दिनों दर्शकों के लिए खास आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। ओलंपियन सर्कस द्वारा आयोजित इस भव्य महोत्सव में देश विदेश से आए कलाकार अपने रोमांचक और हैरत अंगेज करतबों से लोगों को मंत्रमुग्ध करते हुए दिखाई दिए। रंग बिरंगी रोशनी और आकर्षक सजावट से सजा सर्कस परिसर बच्चों और परिवारों को खूब पसंद आ रहा था। आयोजकों के मुताबिक इस सर्कस फेस्टिवल का उद्देश्य पारंपरिक सर्कस कला को आधुनिक अंदाज में पेश करना है। फिलहाल ये इंटरनेशनल सर्कस फेस्टिवल अपने अंतिम चरण में है और केवल कुछ ही दिनों तक जारी रहेगा। नेशनल फेस्टिवल सर्कस सूरत में 50 डेज से चल रहा है। यहाँ की ऑडियंस की मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, बहुत अच्छा लगा यहाँ की ऑडियंस से मिलके, और ऑडियंस भी लाइक करता है। मेरे को बहुत खुशी हुआ, इधर फर्स्ट टाइम आया, बहुत अच्छा रिस्पांस मिला और यहाँ की पब्लिक से बहुत अच्छा प्यार मिला, बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, कोई शिकायत नहीं है। पब्लिक भी हैप्पी, हम लोग भी हैप्पी। आप इस सर्कस में कब से जुड़े हुए हो? मैं हो गया 5-6 महीना हो गया इधर। आपका कैरियर जैसे सर्कस को 5-6 महीना था, उसके पहले अलग अलग जगह में हम लोग पहले, इसके पहले दूसरे जगह थे, सूरत में इधर फर्स्ट टाइम आए। मेरा नाम है पीयूष। सर्कस देखने में बहुत अच्छा हुआ। कितना मजा आया? बहुत मजा आया। क्या देखा? हाँ, सर्कस। जी, आपका परिचय? तनवीर नाम है मेरा और मैं महाराष्ट्र से हूँ और पूरे इंडिया में शो करते हैं हम लोग, और सूरत में फर्स्ट टाइम आया हूँ मैं। अच्छा लगा, क्राउड अच्छा आ रहा है, अच्छा है, सब कुछ बढ़िया है। महीने भर आपने यहाँ पे सर्कस दिखाया, आपको कैसा लगा और क्या कहना चाहेंगे? हाँ, पूरे इंडिया में दिखाते हैं, लेकिन सूरत का कुछ अलग क्राउड है, एंजॉय करता है और काफ़ी मतलब हम कलाबाजी दिखाते तो उत्साहित दिखाते हैं पब्लिक, काफ़ी अच्छा लगता है वो। सूरत वासियों को आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, एक बार और आइए और देखिए, लास्ट वीक चल रहा है तो आके देखना चाहिए और एक बार। हेलो, सुशील गुप्ता बोल रहा हूँ। हमने टीवी पे और मोबाइल में तो बहुत सर्कस देखा, लेकिन आज हम सर्कस देखने आए हैं, वो भी वीआर मॉल के पास, एकदम लाइव देखने। जो लाइव देखने में मज़ा है वो मोबाइल और टीवी में देखने में कोई मज़ा नहीं है। इंटरनेशनल सर्कस है और आप लोग भी आइए, अपने फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए। हम यहाँ सर्कस देखने के लिए आए हैं। हम यहाँ वीआर के मॉल के सामने जो सर्कस है वो देखने आए हैं। हम अपने बच्चों के साथ आए हैं और मुझे लगता है सर्कस देखने सबको आना चाहिए। बहुत ही अच्छा सर्कस है और हमें मज़ा भी बहुत आ रहा है। आप बड़े के साथ, बूढ़े के साथ, बच्चों के साथ, सबके साथ देख सकते हैं सर्कस। मूवी तो हम सब जगह पे देखते हैं, हर रोज़ देखते हैं, और सर्कस ऐसी जगह है कि जो हमें एक बार बच्चों को दिखाना चाहिए कि क्या है। एक बार देखे तो उसे पता चले कि हमारे यहाँ सर्कस भी होता है। तो आई थिंक सर्कस सबको देखना चाहिए और बहुत ही अच्छा है, प्रोग्राम सारा अच्छा है। हम पिछले कई सालों से सूरत में सर्कस का आयोजन कर रहे हैं। इस बार हम पूरे इंटरनेशनल आर्टिस्ट के साथ, जैसे कि रशियन, मंगोलियन, मैक्सिकन, इथोपियन, तांजानिया वगैरह आर्टिस्ट लेके आए हैं और ये हमारा आज ये 45वां दिन है। अभी सिर्फ हमारे पास सूरत में 5 दिन बचे हैं, तो 5 दिन में सूरत वालों को ये सर्कस ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि ये जो रशियन आर्टिस्ट है, फॉरेनर आर्टिस्ट जो खेल कर रहे हैं, वो खेल अभी तक हमने सिर्फ टीवी में
देखे हैं इंडियाज़ गॉट टैलेंट है, अमेरिकाज़ गॉट टैलेंट है, ऐसे ही एक्ट यहाँ पे हम आपको लाइव दिखा रहे हैं। और ये एक ऐसा निर्दोष मनोरंजन है जो आप पूरे फैमिली के साथ एक साथ बैठ के देख सकते हैं। वेलकम, मैं आसाम का रहने वाला है। सूरत 2 टाइम हो गया है और सूरत अभी बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। यहाँ का 50 दिन का कैंप था लेकिन 40 दिन बहुत अच्छा चला है और ज़्यादा दिन बढ़ाने से बहुत रिस्पांस मिलता था। बहुत खूबसूरत नज़र सर्कस अच्छा शो हुआ है। तो मनोरंजन के लिए और पब्लिसिटी करने से आप लोग अच्छा है। बहुत हम लोग को भी हिम्मत बढ़ता है, हौसला बढ़ता है। आप लोग ज़रूर आइए। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए राष्ट्रीय समाचार।